5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इस दौर में कितना खर्चा हो गया और उस खर्चे को लुटाने वाले लोग कौन थे, और उसको बाकायदा लीगल रकम जो चुनाव आयोग द्वारा तय की गई, उस रकम के मद्देनजर भी जितना खर्च किया गया वह सब कुछ इस देश की पूरे सिस्टम के अनुकूल है। लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था के भीतर अगर इसी पीरियड में झांक कर देखिएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे। वाकई 2 जून की रोटी मुहैया करा पाने की स्थिति में इस देश की इकोनॉमी नहीं है। इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज में फिर से ऑक्सीजन भर दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फिर से चालू हो जाए, इस देश की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में बिल्कुल नहीं है। और तो और सरकार जब जनता की तरफ तीखी नजर देखती है तो फिर डर लगता है, क्योंकि बीते 48 घंटे के भीतर इस देश ने जो छोटी बचत होती है, जिसको स्मॉल सेविंग कहते हैं, जब उस पर टेढ़ी नजर डाली तो कई सवाल झटके में निकल आए। क्या सरकार का खजाना खाली है? सरकार के पास पैसा अब जनता के ऊपर टैक्स डालने के बाद अब इंटरेस्ट रेट कम कर देना, महंगाई बढ़ा देना और अलग अलग तरीके से इस जनता को ही एक्सप्लॉइट करने से ही पैसा आ पाएगा? जबकि इसके ठीक समानांतर इस देश की सरकारी संपत्तियों का निजीकरण भी इसी दौर में खूब सोचा जा रहा है। सोचा ही नहीं जा रहा है, बल्कि हर चीज मोनेटाइज कर दी जाए जिससे कुछ पैसा सरकार के पास आ जाए। और इतना ही नहीं, जो स्मॉल स्कीम और स्मॉल सेविंग स्कीम्स के मद्देनजर सरकार ने जो स्कीम शुरू की, लगता है उस पर भी अंधेरी स्थिति छाने वाली है। हमें लगता है कि इस अर्थव्यवस्था के उस मर्म को जरा समझ लीजिए, क्योंकि हम और आप हो सकता है चुनाव में व्यस्त हों, चुनाव की चकाचौंध में व्यस्त हों, प्रधानमंत्री के भाषण में खो चुके हों। प्रधानमंत्री हवाई यात्रा के जरिए आज दिल्ली में तो कल बंगाल में, आज दिल्ली में तो कल असम में, आज दिल्ली में तो कल तमिलनाडु में, आज दिल्ली में तो कल केरल में आपको बाखूबी इस दौर में खूब नजर आ रहे होंगे। हमें लगता है कि उसका कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने रखा जाए और इस देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल भारत की क्या स्थिति है, उसकी परिस्थितियों को भी आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों से दूर नहीं भागते हैं, उसमें शरीक होने के लिए उतावले रहते हैं। अब आप जरा कल्पना कीजिए, सिर्फ मार्च के महीने में, यानी जो पिछला महीना बीता है, 7 मार्च को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए थे। यह चुनावी यात्रा नहीं थी, यह ऑफिशियल यात्रा थी, सरकार की तरफ से बनाई गई यात्रा थी, यानी खर्चा भारत सरकार को देना था। उसके बाद जब चुनावी रैली शुरू होती है तो 18 मार्च को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल और असम की यात्रा पर जाते हैं, फिर दिल्ली आते हैं, रात गुजारते हैं, फिर 20 मार्च को फिर वो पश्चिम बंगाल और असम चले जाते हैं, फिर वहां से लौटते हैं, रात गुजारते हैं, 21 मार्च को वो फिर पश्चिम बंगाल और असम को फिर चले जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं, एक रात ज्यादा गुजारते हैं और 24 मार्च को फिर से पश्चिम बंगाल और असम फिर चले जाते हैं, फिर लौटते हैं। तो अब लगता है कि पश्चिम बंगाल लगता है जाना ज्यादा हो गया, तो उसके बाद वो उड़ान भरते हैं और चले जाते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश इससे पहले 2015 में गए थे, 6 साल के बाद अब गए हैं। इलेक्शन हो रहा है बंगाल में, उसी समय गए हैं, वहां पर एक रात गुजारते हैं, 26 और 27 मार्च बांग्लादेश में गुजारते हैं, फिर लौटते हैं और एक रात दिल्ली में बिताकर निकल जाते हैं केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी की यात्रा पर। वहां से लौटते हैं, फिर एक रात गुजारते हैं और फिर 1 अप्रैल को फिर पश्चिम बंगाल और केरल चले जाते हैं। आज हम इन बातों का जिक्र आपसे क्यों कर रहे हैं? आप अपने स्कूटर को निकालते होंगे, जो मिडिल क्लास फैमिली है, या मारुति गाड़ी निकालती होगी, पेट्रोल खर्च होता है और पेट्रोल की कीमत अब कोई बताने की स्थिति में नहीं है जिस कीमत पे वो आ गया है। आप भी चाहते हैं कुछ कोताही बरते, कुछ कम खर्च हो, कम दूरी की यात्रा करनी पड़े, जो जरूरत हो उसी को पूरा करें, लेकिन नहीं, यह स्थिति इस देश के प्रधानमंत्री के हिस्से में नहीं आती है। यह एक अलग मसला है। आप यहां पर यह सवाल मत कीजिएगा कि आप कितनी यात्रा करते हैं। हमारी यात्रा इस देश के सार्वजनिक जीवन के पैसे से नहीं जुड़ी हुई है। इस देश के किसी भी नागरिक की यात्रा उसके अपने मेहनत की कमाई से जुड़ी होती है, लेकिन इस देश के पॉलिटिशियंस की अपनी कोई कमाई नहीं होती है। टैक्स पेयर का पैसा होता है, इस देश की संपत्ति को बेचकर लिए जाने वाले कमीशन और बाकी पैसे होते हैं जो सरकार की तिजोरी में आते हैं और वह उसको खर्च करते हैं। लेकिन इसके ठीक समानांतर जब आप पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग और उसके पैसे से होने वाली यात्राओं का जिक्र करेंगे और कहेंगे प्रधानमंत्री तो राजनीतिक यात्रा कर रहे थे, इसमें सरकार और देश का पैसा कहां जा रहा था? लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी कैसे पैसा घूम फिर के उसी लोगों से, उसी कॉर्पोरेट से, उसी इंडस्ट्रीज से कैसे आता है जिनको ये रियायत देते हैं, सुविधाएं देते हैं, और जब ये जो कुछ बोलते हैं तो मीडिया पर जो छा जाता है ना, उसके लिए भी मीडिया को उसकी एवज में विज्ञापनों की बाढ़ दे दी जाती है, उनके लिए सुविधाओं की पोटली खोल दी जाती है, तभी यह खेल चलता है। यानी ये एक अलग धंधा है जिसमें खूब पूंजी है, लेकिन यह भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। हम इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसी साल जब हमने परखना शुरू किया तो 23 जनवरी को प्रधानमंत्री सरकारी यात्रा पर असम और बंगाल गए थे, फिर 7 फरवरी को फिर सरकारी यात्रा पर पश्चिम बंगाल और असम गए। अभी तक इलेक्शन का हिस्सा उसके बाद जो हमने बताया वो शुरू हुआ। 22 फरवरी को फिर वो पश्चिम बंगाल और असम गए, 7 मार्च को वो फिर पश्चिम बंगाल और असम गए। यानी 18 मार्च के बाद से जो 6 यात्राएं इन्होंने पश्चिम बंगाल और असम की उससे पहले 4 यात्राएं इस साल वो पहले भी कर चुके थे सरकारी खर्च पर। सवाल है इस खर्च का मतलब क्या है
और ये पैसा आता कहां से है? खास तौर से तब जब सरकार मानकर बैठी है कि उसकी कमाई जो टैक्स पेयर के पैसे से होती थी, अलग अलग टैक्स का जो पैसा आता था उसमें सरकार का पैसा कम हो गया है, तो राज्यों को पैसा देने की स्थिति में भी वो बहुत कम आ रही है। लेकिन आज सवाल ये नहीं है, आज सवाल तो यह है कि जिस अर्थव्यवस्था का हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं, संयोग से सरकार ने उसकी पोटली अपने आप ये कहकर खोल दी कि जो स्मॉल सेविंग होता है उसमें वह कम इंटरेस्ट करने वाली है, और इंटरेस्ट रेट को धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन में सरकार लेकर आएगी जहां पर आपको हो सकता है कि आप महंगाई दर ज्यादा हो जाए, यानी महंगाई देश में ज्यादा होने लगे और इंटरेस्ट कम मिलना लगे बैंक के जरिए। लेकिन सरकार ने किस पे कम किया? सरकार की अपनी योजनाएं हैं। पीपीएफ सरकार की अपनी योजना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सरकार की अपनी योजना है, सीनियर सिटीजन सर्विस स्कीम सरकार की अपनी योजना है, किसान विकास पत्र सरकार की अपनी योजना है, सुकन्या समृद्धि स्कीम सरकार की अपनी योजना है, जिसको सरकार ने 24 घंटे के भीतर यू टर्न तो ले लिया। हो सकता है आने वाले वक्त में सरकार फिर से इसे लागू कर दे, जिसका अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन मुश्किल यह नहीं है, यहां पर दो सवाल हैं। एक सवाल यह है कि सरकार ने वापस क्यों लिया, और दूसरा सवाल है क्या यह आने वाले वक्त में लागू हो जाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है, यह आने वाले वक्त में लागू हो जाएगा। और आसान सा जवाब यह है कि हां, इसलिए वापस लिया गया क्योंकि यह अलग अलग राज्यों में जहां पे स्मॉल स्कीम्स चलती है, संयोग से उसमें टॉप पर पश्चिम बंगाल है। यानी पश्चिम बंगाल के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते, क्योंकि वहां पर जो ग्रॉस सेविंग है वह कुल मिला के 89,991 करोड़ है, जो इस देश में किसी भी स्टेट की तुलना में सबसे ज्यादा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जो 69,000 करोड़ का है, महाराष्ट्र का आता है 63,000 करोड़ का है, गुजरात का आता है 48,000 करोड़ का है। राज्यों के भीतर भी सेविंग कर पाने की स्थिति में भी बहुत सारे राज्य के लोग नहीं हैं। सेविंग कौन करते हैं? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मजदूर क्लास, जो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश में प्रति साल जो सेविंग होती है वह तकरीबन 6 लाख करोड़ के लगभग है, जो बहुत ज़्यादा है। भारत सरकार का जो बजट आता है उसमें जो एस्टीमेट दिया जाता है उससे तकरीबन दुगना है, क्योंकि जो एस्टीमेट बताया जाता है उसमें जैसे पिछले बरस एस्टीमेट बताया गया कि लगभग 2,40,000 करोड़ का ये बजट एस्टीमेट जानकारी दी गई, लेकिन जब देखा गया एक्सपेक्टेड कितना है 2020-21 में, तो पता चला 4,80,000 के लगभग एस्टीमेट होगा। यानी लोगों के पास अब बचत करने के यही छोटे मोटे रास्ते हैं। इसमें जो 10 राज्य टॉप मोस्ट राज्य हैं वह लगभग 90% एक लिहाज से उन्हीं के यहां सेविंग होती है, यानी बाकी इस देश के 18 राज्यों में सेविंग की स्थिति भी नहीं है। यह पहली स्थिति है कि जहां पर आपकी इकोनॉमी डगमग कैसे दिखाई दे रही है। आप कहेंगे सरकार ने तो यू टर्न ले लिया ना, तो आप अंदेशा क्यों दिखा रहे हैं? हम अंदेशा इसलिए आपसे जताना चाहते हैं आज यहां पर। यह जरा समझिए कि जिन लोगों का पैसा प्रोविडेंट फंड का जमा होता है, संयोग से प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने वालों की तादाद ये एक होती है। दूसरी तादाद होती है कि अब हमारे पास रोजगार ही नहीं है, तो हम प्रोविडेंट फंड का पैसा भी नहीं दे सकते हैं, तो प्रोविडेंट फंड की अपनी जो अकाउंट है उसको हम क्लोज कर रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि पिछले बरस, अभी ये नया बरस तो शुरू हुआ है, मार्च अप्रैल आया है, लेकिन पिछले बरस का जो सरकार का जो आंकड़ा आया उसने बताया कि इस देश के लगभग 71 लाख लोगों ने अपने अकाउंट पीएफ के बंद कर दिए, और जो रकम फाइनली निकाली गई वो एवरेज हर बंदे के साथ 1 लाख के लगभग की थी। 1,03,000 की रकम थी जो हर बंदे ने एवरेज निकाली। ओवरऑल सबको मिला दीजिएगा तो ये रकम तकरीबन 73,498 करोड़ की बैठती है, जो कि पीएफ अकाउंट से निकाली गई। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि इस दौर में इकोनॉमी डगमगाई है, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी डगमगाई है, जी नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले इस देश के नेतागण, इस देश की सत्ता और सरकार ने आंखें मूंद ली हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। इसीलिए अगर आप कोरोना काल से पहले हमसे कहिएगा कि आप उससे पहले की परिस्थिति बताइए और आज की परिस्थिति बनाइए, तो भी आपको जानकर हैरत होगी कि कोरोना आने से ठीक पहले 2019 में जब आप चले जाएंगे तो भी पीएफ के अकाउंट बंद होने वालों की तादाद लगभग 66 लाख थी। आज ये 71 लाख हो गई, यानी लगभग 5 लाख का इजाफा इसमें हो गया। 66 लाख से 71 लाख, इकोनॉमी तब भी डगमग थी, पैसे तब भी निकल रहे थे, पैसे अब भी निकल रहे थे, अब उसमें एक रफ्तार आ गई है। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, सरकार ने इस दौर में, अगर आप इससे पहले की परिस्थिति में चले जाते हैं कि हमारे यहां स्थिति क्या थी, तो इसका आकलन और शानदार तरीके से इस रूप में किया जा सकता है कि भारत में जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अब की तारीख में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कौन नहीं कर पा रहा है, उसका जब हमने हिस्सा निकाला, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है और सरकार के अलग अलग माध्यमों से जब जानकारी निकल कर आई, तो सीधे तौर पर निकल कर आया कि फंड की कमी होने की वजह से इस देश के भीतर में प्रोजेक्ट्स प्राइवेट भी अटके हुए हैं और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी अटके हुए हैं। पहला हिस्सा लैक ऑफ
फंड है। दूसरी स्थिति जो सबसे बड़ी है वो है रॉ मटेरियल सप्लाई जो है उसमें लगातार कमी आती जा रही है। अब रॉ मटेरियल सप्लाई में इसलिए कमी आ रही है कि उसके खरीदार नहीं है। उसके खरीदार कौन नहीं है? जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट कौन लाते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट लाते हैं, कॉर्पोरेट लाते हैं और कुछ सरकार लेकर आती है। इन दोनों की स्थिति धीरे धीरे नाजुक होती चली गई और रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे थे तो कंपनियों ने रॉ मटेरियल बनाना बंद कर दिया। बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार होने लगे। बेरोजगारी की स्थिति यह आ गई धीरे धीरे इस देश के भीतर में कि कंपनियों का बंद होना शुरू हो गया और 6,88,000 कंपनियां इस दौर में बंद हो गई। जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं वहां भी कंपनियां बंद हुई। यह एक अलग बात है कि पश्चिम बंगाल और असम में इंडस्ट्रीज ही कम है, तो आप क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल में 4 इंडस्ट्री बंद हुई, असम की 2 इंडस्ट्री बंद हुई, लेकिन तमिलनाडु में 1,322 इंडस्ट्री बंद हो गई, केरल में 307 इंडस्ट्री बंद हो गई और यह पूरे देश के भीतर में लगभग 6,88,000 इंडस्ट्री बंद हो गई। कितनी बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हुए होंगे, यह भी एक आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, जब पैसा ही नहीं है तो लगाएगा कौन? और जो नया डाटा आया है, जो CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसने जानकारी दी कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप कोरोना से ठीक पहले चले जाइए यानी 2019 की स्थिति में आ जाइए और फिर 2021 की स्थिति में आइए, जब जनवरी से मार्च भर की स्थिति देखिए, कोरोना के बाद का काल है 2021। अब आप 2019 या 20 में चले जाइए जब कोरोना नहीं आया था, उस पीरियड को 2020 में मार्च के बाद से शुरू होता है कोरोना। अगर उस पीरियड में चले जाइएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि 2020 के जनवरी से मार्च तक के बीच में 3,90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इस दौर में लाए गए, जिसमें सरकारी प्रोजेक्ट्स 1,80,000 करोड़ के थे और 2,10,000 करोड़ के प्राइवेट प्रोजेक्ट्स थे। यह है कोरोना से पहले। आज की स्थिति जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अब तो अप्रैल आ गया, इस 3 महीने के भीतर में इस देश के भीतर में सिर्फ 1,20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आए हैं। सिर्फ उसमें जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ 25,000 करोड़ के हैं और जो प्राइवेट प्रोजेक्ट उन्होंने थोड़ी सी स्थिति संभाला और 95 वो भी 1,00,000 करोड़ से कम के हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि बीते 10 साल का जब आप एवरेज निकालेंगे कि प्रति साल कितने प्रोजेक्ट्स इस 3 महीने के भीतर में आते थे, सिर्फ एक क्वार्टर का हम जिक्र भी कर रहे हैं आपके, प्रति वर्ष प्रति क्वार्टर का जो आंकलन निकल कर आता है वो लगभग 5 लाख करोड़ का निकल कर आता है जो प्रोजेक्ट्स आते हैं। आज हम कहां पर हैं? 1.2 लाख करोड़ पर। कोरोना से पहले कहां पर थे? 3.9 लाख करोड़ पर। यानी लगातार स्थिति नाजुक